Hello everyone. After completion the chapter Biotechnology Principles and Processes, now we will start to discuss about the NCERT exercises with their answers. Here we will start question number 1. Can you list 10 recombinant proteins which are used in medical practice? Find out where they are used as therapeutics. क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के बारे में बताना है। 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम बताना है जिनका मेडिकल प्रैक्टिस में यूज़ होता है और किस ट्रीटमेंट के लिए उनका यूज़ होता है ये बताना है। यहाँ पर एक वर्ड है थेराप्यूटिक्स, तो इसका थेराप्यूटिक मतलब होता है चिकित्सीय या चिकित्सा संबंधी, और इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि थेराप्यूटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड द एक्शन ऑफ रेमेडियल एजेंट्स। इसमें मतलब थेराप्यूटिक को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये मेडिसिन कंसर्न एक ब्रांच है जिसमें कि बीमारी का इलाज, जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ है और जिसमें कि उसमें जो उसको रेमेडीज़ को दूर करने वाले जो एजेंट्स होते हैं जिसको कि रेमेडियल एजेंट्स कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थेरापेटिक्स में। तो हियर सॉल्यूशन इज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट DNA technology. Recombinant proteins are a new combination of genes forms DNA that forms DNA. ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स जो हैं वो एक नया कॉम्बिनेशन है जीन्स का जो DNA बनाते हैं, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम क्लोन DNA सीक्वेंसेस। और ये प्रोटीन कहाँ से बनता है? ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो जो DNA के सीक्वेंस का जो क्लोन तैयार किया जाता है, क्लोन्ड DNA सीक्वेंसेस जो होते हैं उससे बनाया जाता है। विच जो क्लोन DNA सीक्वेंस हैं वो क्या, उनका क्या फंक्शन है? विच यूजुअली एनकोड एन एंजाइम और प्रोटीन विथ नोन फंक्शंस। In this technology, particular genes are transferred from one organism to another with the help of vectors and restriction enzymes as molecular tools. Listed below are 10 recombinant proteins. तो यहाँ पर 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम दिया गया है और उसका किस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है उसको यहाँ पर बताया, मेंशन किया गया है, और जिसको कि थेरेपेटिकल एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इसका इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। अब ये हेपेटाइटिस क्या है इसके बारे में सब लोग नोन हैं हम लोग, लेकिन एक बार फिर यहाँ बता दें आप लोगों को कि हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होता है पर्सन। तो इसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि वायरस कॉज्ड दिस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट अटैक्स द लीवर एंड लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। ये लीवर पे, ये वायरस जो है वो लीवर पे अटैक करता है और उसमें इन्फ्लेमेशन ले आता है, उसमें सूजन लाता है, और इसको दूर करने के लिए इंटरफेरॉन अल्फ़ा नामक प्रोटीन जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है इंसुलिन। इसका यूज़ है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ के बारे में आप लोग जानते हैं, और इंसुलिन जो है इसका फंक्शन भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। थर्ड है इंटरफेरॉन बीटा। इसका यूज़ है यूज टू ट्रीट हर्ब्स एंड वायरल एंटेरिटीज़। ये हर्ब्स क्या होता है? ये भी वायरस कॉजिंग डिजीज़ है जो कि माउथ में, मुंह में सोर्स
जो होते हैं, छाले जो पड़ जाते हैं, वो जिसके द्वारा होता है, यह एक इन्फेक्शन है, उसमें इंटरफेरॉन बी का यूज़ किया जाता है, फिर बीटा का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज इंटरफेरॉन बी। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या है? तो यह एक बीमारी है जिसमें जो हम लोगों की इम्यून सिस्टम होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो कि नसों के प्रोटेक्टिव लेयर को, जो सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती है। स्क्लेरोसिस में द इम्यून सिस्टम attacks the protective sheath that covers nerve fibers and causes communication problems between brain एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये हमारे ब्रेन और पूरे बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है नर्व फाइबर का, उसमें ये प्रॉब्लम पैदा करता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन बी का यूज़ होता है। फिर फिफ्थ वन इज़ एंटी थ्रोम्बिन 3, ये ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन है। फिर सिक्स्थ वन इज़ ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो क्या करता है, टू प्रोमोट ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल। फिर कोगुलेशन फैक्टर 7। कोगुलेशन का मतलब होता है जमना, क्लॉटिंग, और यहाँ पर इसका जो थेरेपेटिकल एप्लीकेशन कहाँ पर है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया ए। अब हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्लड जो है उसमें क्लॉटिंग नहीं होता है, खून में, रक्त में थक्का नहीं जमता है, और अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हुआ, कहीं पे कट हो गया, तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू बहते रहता है, और नहीं जमने के कारण उसका बहना जो है वो रुक नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक है कि हीमोफीलिया ए। तो हीमोफीलिया ए is a genetic deficiency in clotting factor 7 which causes increased bleeding and usually affects males। तो इसमें जो है ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू होता है और बढ़ते जाता है, और जनरली ये किसको अफेक्ट करता है? ये मेल मेंबर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कोगुलेशन फैक्टर 9। तो ये इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया बी क्या है? इट इज फैक्टर 9 दैट इज हेरेडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर caused by a lack of blood clotting factor, जिसमें कि ब्लड का जमना, खून का, रक्त का जमने के लिए जो फैक्टर होता है उसका कमी होता है, जिसके कारण खून जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जाता है। यह एक बीमारी है। और द ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली टू कंट्रोल ब्लीडिंग, और जिसमें कि ब्लड में थक्का नहीं जमता है, और जिसके कारण जो ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कोगुलेशन फैक्टर 9 का यूज़ होता है। डीएनएज 1, ये क्या है? तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है दैट डैमेज द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये जिंदगी के लिए सबसे घातक डिसऑर्डर है, जो कि किसको डैमेज करता है? ये लंग्स को डैमेज करता है, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, 10th जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है का नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये हार्ट से रिलेटेड है, जिसमें कि कार्डियल जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का नाम देना है, और उसका किस तरह से, उसका किस ट्रीटमेंट में उसका यूज़ होता है, ये नाम लिखना है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। मेक अ चार्ट
इन ब्रैकेट है विथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing a restriction enzyme, the substrate DNA on which it acts, the site at which it cuts DNA and the product it produces। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ कहाँ पर होता है, वो किस साइट पे काटता है डीएनए को, और जब और इससे कौन सा इस एंजाइम का यूज़ करने पर फिर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। इसका सॉल्यूशन है, आंसर है स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए by action of restriction endonuclease enzyme EcoR1. It can be diagrammatically represented as follows। देखिए यहाँ पर फिगर में आप लोगों को क्लियरली दिखा रहा है कि एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम है EcoR1, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं, ये आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जिसका काम होता है कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे उसको कट करना। तो द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। यहाँ पर वेक्टर डीएनए है, और इस साइड में सेकेंड साइड राइट साइड में जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि EcoR1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAATTC is present in the DNA। यहाँ पर फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर उसका ये बताया गया है, सीक्वेंस बताया गया है। यहाँ पर G ऊपर में आप लोग देखिए क्लियरली दिख रहा है GAATTC, और फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है EcoR1 जो ये है, और इसमें जो वेक्टर डीएनए है इसका अपर जो GAATTC को रिमूव कर दिया गया है। उसी तरह से फिर उसका सेकेंड स्टैंड जो है, नीचे वाला जो स्टैंड है उसमें CTTAAG है, और उसके ऊपर जो फॉरेन डीएनए है उसका जो ऊपर का जो बेस पेयर का जो सीक्वेंस है GAATTC, तो यहाँ पर C पहले से है तो ऊपर में G होना ही है, तो AATT जो है और नीचे का TTAA उसके ऊपर उसको पेस्ट किया जाता है, और तो वो पेस्ट जो होता है वो उसके ऊपर रख दिया जाता है, उसको चिपकाया जाता है, जिसमें काम होता है डीएनए लाइगेज का। ठीक है, लाइगेज जो है वो जॉइनिंग एंजाइम होता है, और इस तरह से डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो जॉइंट हो जाते हैं, जॉइन एट स्टिकी एंड्स, इस तरह से वो जुड़ जाते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आज हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।